फर्स्टली सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। आपका वेलकम है थैंक सर। यू प्रियांशु। सर हाँ सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका प्रोफेशन क्या है सर, आपको बताइए। मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, जी सर। एससीपीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी यहीं गोंडा में है। जी सर। इससे पहले मैं मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वहाँ पे मैंने एज अ गेस्ट प्रोफेसर मैंने वहाँ पे काम किया था। जी सर। और मैं गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम बासुचक है। आप चाहें तो कभी आप वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप पे भी सर्च कर सकते हैं। जी सर। और बासुचक नाम का गांव है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। जी सर, आपने सर बैचलर्स और एम फार्मा सर अपना मास्टर्स कहाँ से, किस कॉलेज से किया था? हाँ, बैचलर्स मैंने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल और मास्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी भोपाल से मैंने की है। जी सर। और करेंटली मेरी पीएचडी परसिंग चल रही है जो कि लास्ट ईयर में है। और लास्ट ईयर मतलब मेरी थीसिस इसे सबमिट हो है, बस फाइनल वाइवा करना। अप्रूव, हाँ ये सर। देखते हैं सर, लोग मोस्टली मास्टर्स जो करते हैं वो कोरोजी डिपार्टमेंट से करते हैं। सर आपने कोगनोसी ही क्यों चुना, मतलब क्यों? नहीं देखो, चूज की बात नहीं है, हर सब्जेक्ट अच्छे होते हैं अपनी जी अपनी सर। जगह पे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मुझे आई थिंक हर्बल फॉर्मुलरीज मेडिसिन और इनफैक्ट पेड़ पौधों में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी बचपन से ही। तो फिर दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग द फार्माकोगनोसी स्ट्रेट। सर इसी पॉडकास्ट के जरिए मैं एक और इनिशिएटिव लेना चाहूँगा, जो मैंने पिछले एक एपिसोड में भी किया था। तो मैं इस पॉडकास्ट के जरिए भी कहना चाहूँगा कि गोंडा में सर पॉल्यूशन, अपने गोंडा में आता है कि पॉल्यूशन सबसे देखते हैं कि पॉल्यूटेड सिटी में सबसे नंबर 1 पे आता है। यस। तो मैं इस पॉडकास्ट के जरिए एक और इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ कि अगर इस पॉडकास्ट पे 1 लाख व्यूज़ आते हैं तो मैं गोंडा में ही 100 प्लांटेशन में करने में हेल्प करूँगा और खुद लगाऊंगा अपने टीम के साथ में, जब मेरी टीम होगी। बहुत अच्छी सोच है एंड आई विश कि आपका 1 लाख भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो, कि गोंडा में फ्री मतलब स्वच्छ ऑक्सीजन जी सर। अवेलेबल हो क्योंकि और सर इस पॉल्यूशन समय फ्री सब हो। देखते हैं सर 300 या जो उसका रेटिंग है पॉल्यूशन का, 300 से ऊपर जहाँ पे है, मतलब जो नॉर्मल शहर है उनका भी है। दिल्ली जैसे शहर में तो 600 पार हो जाता है, यहाँ भी सर 300 पार है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इनिशिएटिव जो हम ले सकते हैं वो अपने तरफ से हम लें। नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। जैसे क्या है कि अगर एक के अगर किसी ने नहीं सोचा तो फिर कोई सुधार हो नहीं सकता। एटलीस्ट आप सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं। और आपको जहाँ भी ज़रूरत होगी हमारी कि लगे जी सर हेल्प कर सकते हैं, तो हम जी आपके जरूर लिए सर। हमेशा रेडी हैं। जी जरूर सर। जी सर आपका क्या कहना है सर, डिग्री सफिशिएंट है या स्किल भी इम्पोर्टेंट है सर उसके लिए? देखो, डिग्री और स्किल्स दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। बट अगर डिग्री आपके पास नहीं रही तो फिर आप स्किल्स एक सीमित समय तक ही शो कर पाएंगे, क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी के भी इंटरव्यूज देने जाते हैं, तो वहाँ पे एक कॉलम रहता है जिसमें आपका लिखा रहता है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में आपको डिग्री ही फिल करना है, और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो एक वही बात हो गई कि बिना टिकट आप ट्रेन की यात्रा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। स्किल्स आप बाद में दिखाएंगे, मगर पहले आपके पास डिग्री होनी जरूरी है। स्किल्स अलग चीज़ है। स्किल्स आप अगर आपके पास स्किल्स है तो वेल गुड, आप उस फील्ड में और अच्छा काम कर सकते हैं स्किल की हेल्प से। बट बेटा अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो फिर आप वही होगा कि आप ट्रेन ही नहीं चढ़ पाएंगे, सवारी नहीं कर पाएंगे, फिर जी सर। वो चीज़ें हैं। सर अगर नॉन फार्मा कोई स्टूडेंट यहाँ पे देख रहा है पॉडकास्ट, तो सर उसके लिए कोई एक रीजन बताइए कि वो इस फील्ड में क्यों आए, और अगर नहीं आना चाहता है तो वो भी एक रीजन बताइए कि क्यों नहीं आना चाहिए। मैं पहले हाँ। अपना, क्योंकि फार्मा का हूँ, मैं तो फार्मा का पक्ष जी रखूंगा। जी सर। देखिए, फार्मा एक बहुत बड़ा एरिया है, ब्रॉड फील्ड है। उसमें जैसे क्या है कि आपके पास एक कंप्लीट करने के बाद बी फॉर्म चाहे एम फॉर्म, जो भी आप बैचलर मास्टर या डिप्लोमा की डिग्रीज आप कर रहे हैं, तो एक रेपुटेटेड जॉब प्रोफाइल होती है आपकी, वाइट कॉलर जॉब होता है। जी ठीक है। और इसमें जो जॉब एरियाज हैं ये बहुत सारे हैं। जैसे आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप खुद का एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप खुद की शॉप खोल सकते हैं, आप इंडस्ट्री में जाके जॉब कर सकते हैं। इंडस्ट्री में भी लाइक कॉरपोरेट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, आप वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं। एज वेल एज DI एंड गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो फार्मा को चूज करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। इनफैक्ट मैं रीजन बताने लगूंगा तो कम पड़ जाए। कम पड़े। फार्मा को चूज करने के लिए, ना चूज करने के लिए तो मैं बोलूंगा ही नहीं कोई रीजन है। बट मैं अपने प्रोफेशन की बुराई क्यों करूँ। बट
बी ऑनेस्ट मैं एक दो रीजन रख रहा हूँ। एक दो रीजन का मतलब ये कि फार्मा फील्ड में ये एक टाइम टेकिंग फील्ड है। जैसे टाइम टेकिंग का मतलब क्या है कि आप अगर अच्छी जॉब पाना चाहते हैं इस फील्ड में, या फिर आप लंबे समय तक, तो आपको पढ़ाई लंबे समय तक करनी पड़ेगी और आपके पास पेशेंस होना चाहिए। प्लस पैसे भी लगते हैं इसमें, अच्छे खासे पैसे लगते हैं। तो आप पैसे के साथ ठीक है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, बहुत सारे स्कीम्स हैं जिससे आप इजीली अपना एकेडमिक कंप्लीट कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि वही है कि आपको बैचलर तक ही सीमित नहीं रहना पड़ेगा। बैचलर्स के बाद आपको मास्टर्स करने पड़ेंगे, डॉक्टरेट करने पड़ेंगे। आप जितने आप ऊपर जाएंगे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज और आपके एरिया और एक्सप्लोर होते जाएंगे। मुझे लगता है सर कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बच्चे तो मतलब बैचलर्स तो कर लेते हैं, पर वो डिपार्टमेंट एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। जैसे एक यस, एक देखते हैं सर, कोडिंग का होता है सर, जैसे ड्रग कोडिंग करते हैं सर, वो कुछ फील्ड मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग करते हैं। यस, तो सर ये अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं जो शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे रेयर बच्चे हैं जो इस डिपार्टमेंट के बारे में सुने भी होंगे और उस डिपार्टमेंट में जाना भी चाहेंगे। सर उसके बारे में आप थोड़ा सा वो दीजिए कि देखिए बेटा, ये एक तरह से बोला जाए तो ये फार्मा का अनएक्सप्लोर्ड एरिया नहीं है। ऐसा हम उसको किस लिए कह सकते हैं कि यहाँ के रीजन के लिए अनएक्सप्लोर्ड हो सकता है। बाकी हैदराबाद, बेंगलोर या फिर जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं है। अच्छे प्रकार से इसका एक्सप्लोरेशन हुआ है और काफी ज्यादा लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। बट इसमें क्या है कि आजकल की जो शिक्षा है, आजकल के जो मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो बच्चे डिग्री लेके आ रहे हैं, या फिर उनका उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उनको बस पास होना है। पास होना है। जी उनको नॉलेज से मतलब नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ जो कर, मेरे 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस बोल रहा है कि जो मैंने अब तक देखा है, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ा है, गवर्नमेंट में पढ़ा है, प्राइवेट में भी पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, मैं ये एक्सपीरियंस किया हूँ, ये चीज समझा हूँ, अनुभव किया हूँ कि जो बच्चे हैं आजकल के, वो कम समय में अपना मेहनत कम किए बिना अपना अचीवमेंट सक्सेस पाना चाहते हैं कि हम इस सब्जेक्ट में बैकलॉग ना लगे, मैं निकल जाऊं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। इनफैक्ट मैं अभी पढ़ाता हूं, तो मैं क्लास में जाता हूं तो सेशनल होता है, तो बच्चे उसमें पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो क्यों बता दें, इजी इजी सोचते हैं कि इजी चीज मतलब उनको मेहनत ना करना पड़े। जी सर। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मेडिकल कोडिंग हो गया, फार्माकोविजिलेंस हो गया, उसमें डेप्थ नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आप कैरा और या फिर किसी अन्य ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, आप पास तो हो जाएंगे, मगर वो डेप्थ ऑफ नॉलेज आपकी जो होनी चाहिए वो नहीं होगी, जो कि डिजायर होता है किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, जहां पे जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है और बहुत डेप्थ क्वालिटी होती है। मतलब आपको उसका आंसर आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपने उतना मेहनत किया ही नहीं है, आपसे उतना। बाकी रह गई फील्ड की बात, तो फिर आप एक डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके जॉब तो बहुत सारे हैं, फील्ड भी बहुत सारे हैं, मगर आपको जॉब वही मिलती है जितना के आप लायक हैं, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, आप जितने कर सकते हैं उतना। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, जॉब बहुत सारे हैं, बहुत एरियाज हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितने के योग्य हैं। जी सर। सर एक और चीज़ है सर, जो जैसे बता रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के बाद, मुझे लगता है कि सर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन वाला बेस है, उसमें लगता है, मुझे लगता है कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, जो टीचर से इंटरफेस करना, जो सारे क्वेश्चंस करना और स्टूडेंट का जो अंदर से वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस आता है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन में वो लैक करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जी सर। आज से 20 साल पहले कोई ऑनलाइन क्लासेस चलती थी? जी नहीं सर। नहीं चलती थी। ऑनलाइन क्लासेस एक तरह से अगर देखा जाए तो वो, तो हम उसको एक लैंग्वेज में बता सके तो एक मतलब वो अल्टरनेट है, अल्टरनेटिव है। ठीक है। जो क्लासेस चलनी चाहिए वो ऑफलाइन ही चलनी चाहिए। जी सर। जैसे आप सिर्फ पढ़ाई और टीचर्स का कंटेंट डिलीवर कर देना ही सब कुछ नहीं होता है, वहाँ पे जाना, प्लस आप ऑनलाइन में वो चीज़ें आप नहीं देख सकते, जो जो चीज़ें आप कमियां छात्रों की आप ऑफलाइन में देख सकते हैं। और ऑफलाइन में बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन में आपको नहीं मिल सकती। ऑनलाइन एक अल्टरनेट चीज़ है। इनफैक्ट ये कोविड के बाद से ये हमारा जो जनरेशन है और जो हमारे सिस्टम्स हैं, चाहे लाइक प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, वो स्मूथली सोच रहे हैं कि हाँ ऑनलाइन काम चल जाए, ऑनलाइन क्लासेस चल जाए, ये सब सारी चीजें हैं। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो है ये एक अल्टरनेट है ऑनलाइन क्लासेस।
और ऑफलाइन क्लासेस, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी बच्चे हैं और अब पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम लोग भी पढ़ के एकेडमिक प्रोफेशन में हैं। तो ऑनलाइन जितने भी संस्थाएं कोचिंगें चल रही हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर ये क्या जरूरत है चलाने की? इसमें आप उसको मतलब अर्निंग के बेस पे आप काम कर रहे हैं कि हाँ बस हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला दें, ठीक है, अच्छी बात है। जहां तक बच्चों को वो सोर्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है वो आप प्रोवाइड करिए, बट जो कुछ चीजें ऐसी होती है कि नहीं, अगर वो आप कर भी सकते हैं तो ना करके ऑनलाइन बेस कर देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास बेस कर, ठीक है, आप जो नेसेसरी है उसको करिए। जो अननेसेसरी चीजें है उसमें क्या होता है कि आपको चीजें कंटेंट्स नहीं मिल पाती हैं जो डिजायरेबल होती हैं, और बहुत सारी चीजें होती है जैसे आप गेट टुगेदर, जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, वो चीजें लैक होता है, वो चीजें नहीं आती हैं। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं बहुत बड़ा सवाल उठाने जा रहा हूँ कि जो सर जैसे एक एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होते हैं, तो सर उन्होंने जैसे एग्जाम का एक पैटर्न होता होगा सर, वो उस पैटर्न पे आता होगा क्वेश्चन। तो मान लिए सर कोई बच्चा पढ़ के गया, सिर्फ 3 यूनिट पढ़ के गया, क्वेश्चन आ गया, वो कुछ 3 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ गया, 2 यूनिट के बारे में उसके बाद नॉलेज ही नहीं है, वो 3 यूनिट पढ़ने के गया और क्वेश्चन भी वही 3 यूनिट के आ गए और वो पास हो गया। क्या वो सेटिस्फाई करता है वो मतलब कि वो पास हो गया उसमें? और जो 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ के गया था उसमें अगर वो नहीं गया हुआ तो मतलब वो फेल हो गया उस चीज में। तो मतलब क्या लगता है सर कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मतलब इस तरह? देखिए, पहली बात रह गई तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अब वो डिपेंड करता है वो किस प्रकार का स्टूडेंट, लेबोरियस है या फिर वही कामचोर टाइप का है कि हाँ 3 यूनिट पढ़ के मैं पास हो गया, तीर मार लिया। बट बी ऑनेस्ट, अगर अच्छा स्टूडेंट होगा तो सेटिस्फाई कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर ये पीड़ा सताएगी कि अरे यार मैंने पूरी यूनिट नहीं पढ़ी इस सेमेस्टर की, और या इस सब्जेक्ट की नहीं पढ़ पाई। और बाकी अगर नॉर्मल स्टूडेंट है तो वो तो उसके लिए प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट है क्या, उसके लिए वरदान मिल गया कि मैं 3 मिनट पास होकर ही निकल गया, तो अच्छी बात है। फिर वो चीजें हैं, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट किस प्रकार का है। जी सर। सर अभी मेरी थोड़ी बार पहले दिन बाद किससे आपसे बात हुई हो रही थी कि सर लाइफ में दोस्त क्या कितने इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, या लाइफ में फ्रेंड्स होने बहुत जरूरी हैं, और कई प्रकार के फ्रेंड्स होते हैं। और रह गई बात कि उनको आपके लाइफ में रहना कब तक है, डिपेंड आपके और उनके ऊपर करता है। जी सर। ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि दोस्त कहीं भी आपके लाइफ या करियर में बाधक हैं, अगर आप उसको बाधक ना बनाना चाहें तो। अगर आप किसी को अपनी लत बना लेते हैं, चलो लत बनाना भी एक अच्छी बात है कि आप किस वे में लत बना रहे हैं, पॉजिटिव वे में बना रहे हैं कि नेगेटिव वे में बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ अगर वो मेरा दोस्त है कि भाई ने बोला चलने का तो चलने का, बस अपना अपना एग्जाम कल है, कोई बात नहीं भाई, भाई ने बोल दिया है तो जाना है, भले ही मैं फेल हो जाऊं, तो वो एक नेगेटिव वे है। पॉजिटिव वे में क्या है कि अगर दोस्त को कोई जरूरत है या फिर आपको कोई जरूरत है कुछ अच्छी चीजों करने के लिए, अगर दोस्त मोटिवेट कर रहा है कि नहीं भाई चला यहाँ चलते हैं, और आपका कोई वर्क ना हो तो आप जाइए। और एक सच्चा दोस्त अगर रहेगा या फिर एक सही मायने में अगर आपका भला सोचने वाला दोस्त रहेगा, तो आपको कभी गलत एडवाइस नहीं देगा या फिर गलत राह पे जाने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। सर ये बताइए सर, फार्मेसी पैशन था चूज करना आपका कि एमबीबीएस नहीं मिला इस वजह से आपने फार्मेसी? यस सर, एक्चुअली मैंने 2012 में मैंने प्रिपरेशंस की थी डीएमडी की, तो अप्रोक्स प्री मेंस वहाँ पे होता था, उस मतलब उसमें पहले नीट नहीं होता था, उसमें 2 एग्जाम होते थे, प्री एंड मेंस, और स्टेट लेवल पे होता था सीपीएमटी। एंड एट दैट टाइम वहाँ पे बहुत कम सीटें भी रहती थी मेडिकल्स की, उस समय उतना बहुत ज़्यादा एम्स नहीं थे, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आज तो बहुत सारे हो गए। तो मेरा प्रोफेशन एमबीबीएस ही चूज करना था, बट किन्हीं कारणों से क्या लेकिन किंतु परंतु का कोई गुंजाइश नहीं, मैंने मेरे में ही कुछ कमी रही होगी, मैंने मेहनत कम की, इस वजह से मुझे नहीं मिल पाया, तो मैंने बी फार्मा चूज किया। लेकिन सर क्या लगता है सर, आपने जो चूज किया वो आपके लिए अभी बेटर है कि नहीं? मतलब हो गया है तो वो चीज़ है, पर बेटर है कि नहीं है वो, मतलब वो सेटिस्फेक्शन आया कि नहीं आया फार्मेसी फील्ड चूज करने के बाद? देखो, सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, बट लाइफ में मैं कभी सेटिस्फाई नहीं होता हूँ। मैं कुछ ना कुछ और बेटर करने की कोशिश करता हूँ, और मैं बी फार्मा एम फॉर्म पीएचडी कर लिया और वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर एससीपीएम में हूँ। बट मेरा ही नहीं, सबके लाइफ में भी होना चाहिए कि हाँ कुछ ना कुछ और अच्छा करे। एंड हाँ जनरली अगर देखा है तो ठीक है। सर एक और क्वेश्चन आता है, जैसे फार्मा स्टूडेंट्स होते हैं, सब लर्न करते हैं, स्किल्स नहीं देख सीखते हैं, पर वो जैसे होता है एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं और पास हो जाता है, तो वो चीज़ क्या उनके लिए नेगेटिव बन जाता है? मतलब लास्ट में जैसे उनको स्किल के बेस पे भी थोड़ा सा जॉब मिलती है, मतलब एजुकेशन तो आपने प्राप्त कर लिया पर वही है कि आपके पास स्किल नहीं है,
मैंने पहले ही बताया था, बात जिक्र किया था आपने, जी। पहले क्वेश्चन पूछा था पोटेंसी की। यस सर। तो पास तो हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, मगर फिर वही उनको फिर जॉब में चल के आगे दिक्कत होगी, क्योंकि उनके पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनका क्लियर नहीं नहीं रहेगा। होगा। सर व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट आर अनपेड कंपेयर टू देयर वर्कलोड? यस, अनपेड हैं, कम वेजेस है उनकी, कम रेमोरेशंस मिलते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग। जी सर। फार्मा में कम इसलिए दिया जाता है, दैट्स वाई बिकॉज उसमें फार्मा के अलावा कई स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी अब जॉब करने लगे, लाइक बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी एमएस केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बीएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इनफैक्ट बॉटनी मैथमेटिक्स के भी बच्चों को अब जो थर्ड पार्टी कंपनी लाइक एलएल कंपनी, यू नो अबाउट द लोन लाइसेंस कंपनीज, तो वो भी उसमें इंटरफेयर कर रही हैं और मतलब नॉन फार्मा स्टूडेंट को कंसीडर कर रही हैं, तो उसकी वजह से लैक हो गया है। प्लस जो वेजेस हैं, रेमोरेशंस, यस सर। जो जॉब के रेमोरेशंस हैं, वो एज कंपेयर टू द डिग्री बहुत ही कम मिलती हैं, जस्ट वाई बिकॉज जो सेंटर में जो बॉडीज हैं उसमें कोई भी फार्मेसी पर्सन नहीं है। जी सर। और ऐसा नहीं कि फार्मेसी प्रोफेशन में पैसे नहीं मिलते हैं, बहुत पैसे हैं, अकॉर्डिंग टू आपके जैसे जैसे इनकी एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स में जिन पे स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी है, बट नॉर्मल जो सेक्टर्स हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, उसके कम, उसमें थोड़ी सैलरी कम है। और इसलिए कम है क्योंकि नंबर ऑफ फार्मासिस्ट और या फिर जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, फार्मा वर्कर हैं, उनके बारे में सोचने वाला या फिर उनके भविष्य के बारे में सोचने के लिए कोई भी गवर्नमेंट के अंदर में फार्मेसी स्ट्रीम का नहीं बैठा हुआ है। जैसे आप देख लीजिए, नर्सिंग हो गई, पैरामेडिकल्स हो गए, तो इनके इनके लोग वहां पे बैठे हुए हैं, काउंसलिंग में लोग बैठे हुए, बट हमारी काउंसलिंग में कोई भी लोग सेंटर में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, सेंटर छोड़िए स्टेट में ही कोई नहीं बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक है। बाकी रह रही जो पेड की बात, तो कुछ ही सेक्टर्स में है, सभी सेक्टर्स में नहीं है। सभी सेक्टर्स में जैसे फार्माकोविजिलेंस हो गया, क्लिनिकल, इसमें अच्छे अच्छे पैकेज बच्चे जाते हैं। जी सर। तो ये बताइए सर, व्हाट द बिगेस्ट मिस्टेक फार्मा स्टूडेंट आर मेकिंग टुडे? एक्चुअली क्या है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि फार्मा में बच्चे बस रटे रटाए चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों, चाहे सेकंड हो, थर्ड, फोर्थ या एट्थ के हों। कोई चीज़ों का नया इनोवेशन, नई चीज़ों को, जैसे आप किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स आपको पता है, या फिर कुछ, तो उसमें वो कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस उसी भीड़ में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे चल के मतलब कुछ और उनको अच्छा करना चाहिए, कुछ और नई चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, लाइक रिसर्च, कोई नई शोध, क्योंकि फार्मेसी फील्ड जो है वो मेडिसिन की फील्ड है, मतलब दवाओं की फील्ड है। तो दवाओं में जितना ज़्यादा रिसर्च होगा, उतना ज़्यादा हमें और सक्सेस मिलेगा हमारे फील्ड में, कि हम और अच्छा कर पाए। तो मेरे हिसाब से जो आजकल के बच्चे, उनको थ्योरेटिकल से ज़्यादा उनको रिसर्च पे वर्क ज़्यादा करना चाहिए। सर एक क्वेश्चन था सर, यहाँ तक पहुँचने में आपके कौन सा ऐसा पर्सन है जो उसने हेल्प की यहाँ तक आने में, आप वो बताइए सर। मेरी जर्नी जो थी यहाँ तक की, डॉक्टरेट तक की, प्लस एसोसिएट प्रोफेसर तक पहुँचने की, ये आसान नहीं था, क्योंकि लाइफ में किसी की जर्नी आसान नहीं होती है। और मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, जहाँ हूँ बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, मगर ठीक है। तो जर्नी थोड़ी टफ थी, बहुत टफ थी उसमें, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो उसमें मेरे सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ का, और ऑलमोस्ट सभी फैमिली मेंबर का था, मगर जो सबसे बड़ा योगदान था मेरी माँ का था। और उसके बाद मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो बेसिक, लाइक बी फॉर्म, एम फॉर्म, जो एक प्रोफेशनल कैरियर प्रोवाइड करना था, एक प्रोफेशनल पिलर प्रोवाइड करना था, उसमें मेरे सबसे बड़ा हाथ मेरे बड़े पिताजी का है, जिनका नाम ओम प्रकाश सिंह है। और वो लखनऊ चारबाग में रेलवे में कार्यरत थे, और 2016 में वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। अब इस समय वो पेंशनर, एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर घर पे है। और उनका लाइफ में मेरे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ी भूमिका उनकी। अगर शायद वो ना रहते तो शायद आज मैं यहाँ तक ना रहता। उन्होंने बहुत बहुत बहुत, मतलब जितना तारीफ करें, जितना उनके बारे में बोलें वो कम है।
सर ये पॉडकास्ट के ज़रिए आपको थैंक यू करने में या उनको वो देने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, आप उनसे कन्वे भी कर सकते हैं, मैसेज अगर जाता है अगर ये वीडियो एक्चुअली तक। क्या है कि मैं उनको धन्यवाद हमेशा बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, मेरा शरीर का एक-एक कण उनको धन्यवाद बोलता है। और माता-पिता को धन्यवाद क्या बोलना, वो तो माता-पिता बात तो उनका दिल में ही बसे दिल में हुए बसे हैं। हुए हैं। मगर यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हो सके तो ज़िंदगी में जब भी उनको ज़रूरत पड़े, मैं उनके साथ खड़ा रहूँ। ये सबसे बड़ी बात है सर। बस। सर दूसरा राउंड है सर फ्लेक्स के रैपिड फायर। सर इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सर इसमें जवाब देना रहेगा कि एक मतलब एक वर्ड में जवाब देना रहेगा। सर आप बी फार्म और एम फार्म नहीं किए होते, इस प्रोफेशन में नहीं आते तो किस प्रोफेशन में जाते हैं आप? डॉक्टर। तो इंटरनल मार्क्स आप दिल से देते हैं या रूल से? अ, दिल प्लस रूल बोथ। एक हैबिट जो बताइए सर स्टूडेंट्स की जो लोग स्टूडेंट्स को छोड़ देनी चाहिए, एक हैबिट। रेगुलर क्लास आना। एक वर्ड में आज के स्टूडेंट स्टूडेंट्स के कई सारे फेजेस हैं। ड्यूरिंग एग्जाम वो ऑर्थोडॉक्स दिखते हैं और उनका हर सेमेस्टर में टाइम टू टाइम वो रूप उनका चेंज होता रहता है, तो कोई एक रूप से जस्टिफाई उनको मैं नहीं कर सकता। और मोटिवेटेड तो एक समय आता है कि वो टीचर से भी ज्यादा अपने आप को मोटिवेटेड हो जाते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन चलता डिपेंड करता है। यस सर। सर एक कॉन्सेप्ट और है रेट योर आउटफिट। जैसे मैंने स्पेक्स जो है लेंसकार्ट से लिया है, जो लेंसकार्ट के देख रहे हैं स्पॉन्सर भी कर सकते हैं इस चीज को। लेंस कार्ड का तो मेरा भी है। स्पेक्स कुछ ज्यादा खास नहीं है। आपने वॉच बहुत अच्छी पहनी एक्चुअली रखी है सर। फास्ट ट्रैक की वॉच है ये। जी सर। एंड ये बहुत पुरानी वॉच है, मैं जब बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में था तब मैंने लिया था। और शर्ट्स कॉप्स की शर्ट्स हैं, पैंट्स भी कॉप्स की, पता नहीं देखा नहीं हूँ। और शूज है कोवर्क जी की। सर। एक्चुअली मैं इस मैटर में थोड़ा सा वीक हूँ क्योंकि मैं आउटफिट और इन सब चीज़ों को उतना ध्यान नहीं देता। मतलब हाँ इतना है कि जो जो नेसेसरी है वो ठीक चीज़ है, बाकी अदरवाइज उतना मतलब मैं ब्रांड वगैरह ये सब पे, क्योंकि हाँ मेरी सर। वाइफ भी इन सब चीज़ों के लिए बोलती है कभी कभी, हाँ बट मैं उसको ध्यान नहीं देता हूँ। तो सर क्या लगता है सर ठीक ही बोलती होंगी? हाँ ऑब्वियस सी बात है, ठीक ही बोलती होंगी, वाइफ है तो ठीक ही बोलती होंगी, गलत क्या बोल सर सकते एक हैं। कैमरे के सामने बोलना है। इसीलिए तो मैंने प्रोटेक्ट कर दिया पहले ही। आपको अपने बारे में 2 झूठ बोलने हैं और 1 सच बोलना है, जो सब्सक्राइबर हमारे जज करेंगे और अगले पॉडकास्ट में उनको एक शाउट आउट दिया जाएगा अगर वो सही गेस कर देते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ। जी सर। मुझे घूमना बहुत पसंद है। दूसरा सर? मुझे मैच देखना पसंद है। मैच देखा। सर ये सर एक फ्लेक्स का पिटारा है। सर इसमें 5 ट्रुथ और 5 लाई है। सर इसमें जो आप निकालेंगे वो आपको करना रहेगा 5 ट्रुथ और 5 5 लाई। लाई। सर कोई एक निकालिए। एक ही निकाल। सर क्या है बताइए? खतरनाक है। सर बताइए। बेटा इंटरनल मार्क्स चाहिए तो कॉलेज आना पड़ेगा। वैसे तो आप लोग को पता ही है मैं आप लोग का नंबर काटता नहीं हूँ, इंटरनल मार्क्स दे ही देता हूँ, मगर फिर भी आप लोग यार प्लीज कॉलेज आया करिए यार। जी सर आपका डेयर था। सर इस पॉडकास्ट के जो मेरे पॉडकास्ट का नाम भी है द फ्लेक्स शो, तो वो आपके लाइफ में एक पार्ट होगा द फ्लेक्स, तो आपके वो लाइफ में हमें फ्लेक्स क्या है आपके लाइफ में? लाइफ में फ्लैक्सेस तो बहुत आए हैं, जी सर। बहुत, जी सर। मगर एक बताता हूँ। जी सर। मैं जब आप लोग को मैं बताता हूँ, मेरे 10th में जी सर। बहुत ही कम मार्क्स थे, मैं मार्क्स नहीं बताऊंगा, बहुत कम थे। ठीक है सर। और मैं इससे पहले बहुत नाइन्थ से 9th 8th 7th जो मतलब प्रीवियस के क्लासेस थे उसमें जी मैं सर। बहुत अच्छा स्टूडेंट था। जी सर। 10th में मतलब होता ना कि बाहर की जी हवा सर। लग जाती हवा लग है, जाती है। लग गई थी, तो मतलब जो मेरे 10th के रिजल्ट आए तो मैं किसी तरह पास था। जी सर। फिर मेरे घर वाले बोले कि तुम क्या करना चाहते हो, जी सर। तो मैंने बोला मुझे डॉक्टर बनना है। तो मतलब वहां पे मुझे इस तरह से मतलब पिंच किया गया कि इतना कम मार्क्स लाने वाला लड़का क्या डॉक्टर बनेगा। एंड वही मेरे लाइफ का एक फ्लैक्स था। फ्लेक्स था। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर। सर पॉडकास्ट तो यहाँ कंप्लीट होता है। सर यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि आपको पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा सर? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। जी सर। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने ये स्टेप लिया और ये करने को सोचा, इनिशिएट किया इस चीज़ों को। जी सर। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ कि
मेरा छात्र अगर ये काम कर रहा है, एक नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है उसको, तो बहुत अच्छी है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। जी सर। मैं फिर चाहूँगा कि मैं फिर आपके शो में दोबारा आऊँ जी और सर। फिर से यहीं सर बैठ जी। के हम लोग गॉसिप करें। जी सर, ज़रूर से सर, फॉर पॉडकास्ट पे आने के लिए आपका, आप मतलब आप ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि क्योंकि मेरे एक प्रोफेशनल मतलब लेवल पे मतलब कोई जिनको अरे पढ़ाते हैं वो मेरे प्रोफेसर भी मतलब इंसान है। नहीं सर, होता है सर, कुछ लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके वो वैल्यू रह जाती है लाइफ में। तो मुझे लगता है कि आपकी मतलब वो जो कुछ क्वालिटीज़ हैं मैंने देखी हैं, आप जब पढ़ाते भी हैं तो मुझे लगता है कि मतलब कुछ अलग लगता है वो बाकी टीचर से, इसलिए मैंने आपको मतलब जब इनिशिएट भी किया था तो मुझे इसीलिए इनिशिएट किया था क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कुछ मतलब डिफरेंट करने का, जो टीचर्स बाकी कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो टीचर कोई होता है कि एक यूनिक स्टैंड करता है। तो मुझे लगता है कि आप पूरे कॉलेज में वो एक अलग स्टूडेंट जो होता है कि टीचर होता है, वो आप स्टैंड करते हैं उस जगह पे। एक्चुअली मैं क्या सोचता हूँ कि किसी भी छात्र को आप डाँट के, बोल के जी सर। कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो बैचलर लेवल का स्टूडेंट होता है, वो सभी लगभग-लगभग 18 प्लस होते हैं। जी सर। बहुत रेयर होगा जिनकी उम्र 16-17 साल होगी, नहीं तो ऑलमोस्ट सभी 18 सर साल के प्लस ऊपर होते हैं, जी सर। एडल्ट्स होते हैं, बालिग होते हैं। जी सर। तो उस उम्र में आप ऐसा नहीं कि एज़ अ टीचर आप एकदम उनके फ्रेंड बन जाइए, मगर कुछ जगहों पे आप उनके फ्रेंड बनिए, कुछ जगहों पे आप मेंटर बनिए। तो हर चीज़ों को एक-एक टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है एज़ अ टीचर। अगर आप 24 आवर्स उसके अगर मेंटर बनते रहेंगे तो फिर मेरे हिसाब से सही नहीं है और मैं शायद इसको सपोर्ट भी नहीं करता। जी सर। और मेरी पढ़ाने की शैली भी उसी अंदाज में जो अंदाज मैंने बताया कि समय के साथ मित्र, समय के साथ टीचर, जी समय के सर। साथ मेंटर। उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप को सहज और कंफर्टेबल महसूस करते हैं और उनकी जो अन्य प्रॉब्लम भी रहती है एकेडमिक्स से हटके हट भी, के भी। क्योंकि एक टीचर का काम होता है किसी भी छात्र का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण में सब कुछ सब आते कुछ आता हैं। है, जी सर। तो एकेडमिक के साथ-साथ अगर उनके कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, तो वो मुझसे खुल के बताते हैं, शेयर करते हैं और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जी सर। उसको सॉल्व करके और उनकी प्रॉब्लम को सुन के। सर मुझे भी लगता है कि अगर कोई हमसे कोई बात शेयर कर रहा है या कुछ कोई परेशानी में है, तो मुझे लगता है कि अगर उस समय पे अगर कोई मुझे बता रहा है तो वो मुझे इम्पोर्टेंट समझता है, तब वो चीज़ें बता रहा है, और मुझे लगता है कि अगर मेरे हाथ में है कुछ चीज़ सॉल्व करने का, उस चीज़ को ठीक करने का, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आता है, तो मुझे वो चीज़ करना चाहिए। मुझे इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि वो बाद में मेरे लिए कोई करेगा, करेगा, नहीं करेगा। पर वो चीज़ होता है ना कि अपने मन से जो आपका जो नेचर है, वो नहीं बदल सकता है। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें मतलब नेचर अपना जो हेल्पिंग नेचर है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। मेरा बहुत ये होता है कि कब किसी की मदद कर देते हैं, कोई हमसे बात भी नहीं करता है, तो मैं अगर मुझसे कहने आया कि भाई ये कर दो या पढ़ा दो या कुछ कर दो, तो बिना सोचे कि मुझे बात करता भी नहीं करता है, मैं उस चीज़ को कर देता हूँ। ज़िंदगी में अपने थ्रू जिसका जितना भला हो सके करो, बिना एक्सपेक्टेशंस के कि वो भविष्य में मैं मुझे वापस करेगा वो चीज़। कर दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तब भी हम उसके साथ वैसा ही बर्ताव करें जो पहले हम करते करते आ थे। रहे हैं। हाँ, वो आपका नेचर नहीं चेंज होना चाहिए। ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुःख का कारण है एक्सपेक्टेशंस। जी सर। जिस दिन आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ देंगे, आप लाइफ में खुश रहेंगे। जी सर। किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस मत करिए। कर दिया, अच्छी बात है, नहीं किया, कोई बात नहीं। जी सर। तो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर, अपने आपके जो आपके गाँव वाले हैं, अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो उनके लिए कोई मैसेज यहाँ जो आप कन्वे करना चाहते हो इसके थ्रू? मैं गाँव वालों के लिए स्पेशली जो हमारे गाँव के यंगस्टर हैं, जी सर। वो अपने करियर पे फ़ोकस करें, जी सर। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें और फालतू चीज़ों से दूर रहें, माँ-बाप का सम्मान करें और गाँव का नाम रोशन करें। जी सर।